अगर नरसिंहानंदन को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन होंगे, भूख हड़ताल होंगी, अनशन पर बैठा जाएगा। जब तक नरसिंहानंदन को अरेस्ट नहीं करेंगे हम पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे, अनशन लगाएंगे, जब तक नरसिंहानंदन गिरफ्तार नहीं हो जाएगा। और उसके सहयोग करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं और जितने भी लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है ना, अभी धर्मेंद्र यादव की बहन और मुलायम सिंह की भतीजी को भाजपा ने टिकट दिया है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब लोग। सिर्फ आवाम, हर हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर सेकुलर पार्टी को सिर्फ मुसलमान के वोट ही चाहिए और किसी के नहीं चाहिए। मुसलमान के वोट की सियासत होनी है, लेकिन मुसलमान का जब कोई भी मुद्दा आएगा उस पर बोलेंगे नहीं। सीए एनआरसी पे कोई भी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाई कि हम उनके खिलाफ हैं या क्या उनके पक्ष में है। वोटिंग के दौरान सदर में वॉकआउट किया गया बाकायदा। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में एक जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला और उस एहतजाज की जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक बात साफ हो चुकी है कि प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आई। अलीगढ़ की जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कल, वो नाम था राजा भैया का। प्रोटेस्ट किया गया नरसिंहानंद के खिलाफ। राजा भैया जो हैं वो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, छात्र युवा नेता भी हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई, आप लोग एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, उस बीच जो है पुलिस वाले आप लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए, गाली गलौज कर रहे थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था वहां पर जो आप बताना चाहें? करीब 2:20 की बात है। तो जैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया कि उनके यहाँ पर एक प्रोटेस्ट है नरसिंहानंदन के खिलाफ, तो हम लोगों को सूचना आई, हम लोग भी वहां पर पहुंचे। तो जैसे ही वहां पर हम लोग पहुंचे तो मीडिया वालों ने हमसे ये कहा कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस आदमी के खिलाफ, आप इस तरीके से प्रोटेस्ट मत करिए, इसके जूता चप्पल भी मारिए। जो कि हम पहले भी सोचे हुए थे कि हमको मारना ही है। जैसे ही मैंने जूते मारने की बात कही तो वहां जो मौजूद थे वो सीओ, एसओ और एसआई, और काफी भारी मात्रा में बल भी मौजूद था। तो वहां एसओ ने मुझसे कहा कि आप जूता नहीं मार सकते। तो मैंने उनसे कहा, मैं कि सर जूता मारना गलत है क्या? तो मैं एसओ से बात कर ही रहा था, इतने में ऐसा ही उधर से आता है जिसका नाम श्रवण कुमार यादव है, और उसने मुझसे कहा कि अगर जूता मारना है तो मार के दिखा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने जूता मारना गलत है क्या? उसने कहा कि जूता मार के दिखा वरना मैं तुझे सीधा कर दूंगा। उसने बदतमीजी की, अभद्र भाषा में मुझसे बात की, और वहां पे जो मेरे साथ लोग जो थे प्रदर्शनकारी, उन सबके साथ बदतमीजी की और झूठे मुकदमे फंसाने की उसने धमकी भी दी। अगर वहां पर हम लोग कोऑपरेट नहीं करें तो यकीनन कल वो एक प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो जाता। तो जो पूरी तरीके से हिंसक माहौल बनाने की पुलिस प्रशासन द्वारा ही कोशिश की गई थी कि पूरा आप लोगों ने कब इसका ऐलान किया और कब आप लोग सड़कों पर निकले, कितनी ज्यादा तादाद में लोग वहां मौजूद थे? क्योंकि कुछ जगहों से तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं झूठे कि ये कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे। कुछ ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है कि वहां पर? एक दिन पहले परमिशन मांगी गई थी बाकायदा, और वहां पे उसने चौकी इंचार्ज ने कहा था कि ठीक है हम आपको परमिशन देते हैं कि आप जो है अपना मेमोरेंडम दीजिए, और उसी की परमिशन से हम लोग वहां मेमोरेंडम देने गए थे। लेकिन जब हमने ये कहा कि हमें इसके पुतले पे जूते मारने हैं तो वो बौखला गए। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपना पर्सनल मामला नरसिंहानंदन के लिए बनाई हुई है, उसको यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस का काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था बनाने की बजाय वहां पर हम लोगों को उकसाने का काम कर रही थी। कैसे भी हम लोग जूता चप्पल उतार करके मारे और पुलिस जो हम पे कार्रवाई करे, जैसे कि उसने कहा हमसे एसआई ने, तो झूठे मुकदमों में जेल भेज दूंगा और बाद में देख लूंगा। इस तरीके की हरकत है। पुलिस पुलिस को यह लग रहा है कि हम इन लोगों के खिलाफ, यानी कि हम लोगों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बोल करके सरकार के कुछ लोगों को खुश कर लेंगे। हम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा करके नरसिंहानंदन के जो गुरु हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं उन लोगों को खुश कर लेंगे, अपना अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। और जो भाजपा की जो नीतियां हैं उनका समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसी तरीके से काम कर रही है क्योंकि राजेश जी हम ये देख रहे हैं कि कल बरेली शरीफ से भी तस्वीरें आई सामने जो कि इस्लामिया ग्राउंड में
लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। कन्नौज से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तमाम जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, पर नरसिंहानंद को अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? ये कोई पहला मामला नहीं है कि नरसिंहानंदन ने पहली बार इस तरीके की हरकतें की हो। नरसिंहानंदन डेली कोई ना कोई बयान ऐसा देता है जिससे देश में उसको सुर्खियां मिलती रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को देशद्रोही बता दे रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नरसिंहानंदन अचानक से उठ के आ गए और बयान देने लगे। जिस संघ को बनाने में भाजपा को 100 साल लग गए, पूरे जो है लोग खड़े होकर के उसको 100 साल से यहां तक आज लेकर के आए, तो उसी की आइडियोलॉजी है, उसी की वो अपनी विचारधारा पे ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई ना कोई बयान डेली आता रहता है कि आज उसने बयान दे दिया, कि आज उस नेता ने बयान दे दिया। इस तरीके के डेली बयान आते हैं। और नरसिंहानंदन का जो पिछला वाला बयान था, और वो पानी पीने वाली वारदात भी उसी के मंदिर में हुई थी, इस लड़के को मारा गया था। जी। क्योंकि राजा जी, मैं ये जानना चाहूं कि कल आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नरसिंहानंद को लेकर के, आपकी प्रशासन से क्या क्या वो मांगे थी जिसको आप लोग सड़कों पे लेकर के उतरे कल? सबसे पहली मांग तो ये है कि गुस्ताखे नबी है तो फांसी उसको होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो अपना कानून है, अपनी जो अपना निजी कानून है, इस्लाम का कानून है, उसके हिसाब से तो उसकी जो है गर्दन अलग होनी चाहिए। मेन चीज ये। लेकिन भारत में रहे तो यहाँ के संविधान को भी फॉलो करना है, तो उसके खिलाफ जो है पहले तो फांसी होनी चाहिए। उसके बाद में संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करे सरकार। दो धर्मों के बीच में दरार अगर वो डाल रहे हैं तो उसके ऊपर यूएपीए जैसी, एनएसए जैसी तमाम धाराएं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं लगेगा। पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कुलदीप सेंगर की वाइफ को टिकट दे दिया, वो तो ठीक है। उसके जो है नरसिंहानंदन के परिवार में से कोई राजनीति में नहीं होगा, हो सकता है आने वाली विधानसभा में उसको विधानसभा का टिकट दे दिया जाए। क्योंकि सरकार जो बाबाओं की है, अपराधी बाबा सरकार में बैठे हुए। अपराधी बाबा सरकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आपने एनएसए का जिक्र किया, एनएसए का दुरुपयोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी सामने आया जिसमें 120 में से 94 केस जो थे वो नकली थे। एनएसए जो लगाया गया, किस तरीके से देखते हैं कि एनएसए जिनके ऊपर लगना चाहिए उनके ऊपर लग नहीं रहा और बेगुनाह लोगों को इसमें फंसाने की साजिश की जा रही है? जिन्होंने सरकार बनने से पहले कहा था कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल करके रेप करें, अगर ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो बेबुनियाद लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, बेसहारा लोगों पर, बेकसूर लोगों पर एनएसए लगाई जाएगी। कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं लोग आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सरकार जो चाहती है वो करती है। उनका खुद का कानून अपना बना लिए हैं, जैसे कि मनुस्मृति लागू हो गई हो पूरे देश में, जो चाहे कर देंगे। आज जब हम उसके इंस्पेक्टर के खिलाफ एसएसपी साहब के पास अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे, तो हमको इस परेशानी में फेस करनी पड़ी। एक एसआई के खिलाफ हम देने गए तो दूसरा एसआई हमसे बोलता है ठीक है, इन लोगों की वीडियो बना ली, इनको कल देखूंगा। तो पूरे तौर पर आप लोगों को धमकी दी गई है और आज भी कुछ पोस्ट आपके जरिए सामने आई कि धारा 144 लागू कर दी है एक छोटे से प्रोटेस्ट द्वारा। जब कल प्रोटेस्ट हुआ, कल ये तमाम चीजें हुई, उसके बाद हमने ऐलान किया कि हम कल जो है इसके एसआई श्रवण कुमार के खिलाफ एसएसपी कार्यालय जाएंगे। तो उसके 1 घंटे बाद धारा 144 पूरे शहर में लगा दी गई। और फिर आज हमसे ये कहा गया कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे धारा 144 में, लेकिन हमने की नहीं है। तो मैंने कहा उनसे, सीओ साहब से, मैंने की धारा 144 हमारे प्रोग्राम के बाद में लगी है, आप पे जो कार्रवाई करनी है आप करिए, हमसे जो कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, वो हम करेंगे। तो आखिरकार प्रशासन को डर क्या है? एक तो नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, और दूसरा जब युवा नेता सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करता है तो उन्हें धमकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? साफ तौर पर यह माना जाए कि नरसिंहानंद इन्हीं लोगों के संरक्षण में इस तरीके के बयान देता हुआ नजर आ रहा है हर बार। नरसिंहानंदन हमेशा से सरकार के संरक्षण में पलता हुआ आया है। आप उसके हिस्ट्री उठाइए, उसके मैं आपको फोटो भेज दूंगा, पॉलिटिकल लोगों के साथ उसके फोटो हैं। उस प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर के चल रहा है। इतने बड़े फंडिंग का इंतजाम कहां से हो रहा है? अकाउंट की जांच होनी चाहिए। सरकार के लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं और वो जैसे आ रहा है ऐसे बयान दे रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसने स्टेटमेंट दिया। क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की गारंटी ये नहीं बनती है कि आप किसी भी जो सांप्रदायिक आदमी को वहां पे जगह दे देंगे और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएगा? जी,
क्योंकि कल ऐसी तस्वीरें शाहजहांपुर से भी सामने आई जब मुस्लिम समुदाय के लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, तो उसी दौरान प्रशासन ने बजरंग दल के लोगों को भी इनविटेशन दिया कि आप भी जाकर के प्रोटेस्ट करें, और उस प्रोटेस्ट में वो जेड प्लस सिक्योरिटी मांग कर रहे हैं कि इन्हें जेड सुरक्षा दी जाए। किस तरीके से देखते हैं जो सांप्रदायिक माहौल खुद प्रशासन द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? आप भारत के कोई भी दंगे को उठा करके देखिए, जितने भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोलने वाले लोग हैं वो प्रशासन के संरक्षक में ही आते हैं। अलीगढ़ में अभी इंसिडेंट हुआ सीएनआरसी को लेकर के, हमारे यहाँ एक लड़का शहीद हुआ और उसका आरोप विनय कुमार वासने, एक लड़का है, भाजपा का नेता है, युवा नेता, उसके ऊपर लगा, उसने गोली चलाई थी। तो विनय कुमार और विनय कुमार के साथ वाले साथी पूरे भाजपा के जो नेता जो थे वो प्रशासन के साथ कट्टे बंदूक लेकर के आए थे। हमने मीडिया को खुद प्रोवाइड कराई थी वीडियोस, मैंने कहा आप देखिए, विनय कुमार और उसके साथी प्रशासन के साथ अपने अवैध हथियारों के साथ मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। जेड प्लस सिक्योरिटी ये एक एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक खौफ पैदा करना चाह रहे हैं कि मुसलमान ये है, मुसलमान ये है, इनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी जाए, इनके ऊपर कहीं हमला ना कर दें, इस तरीके की हरकत है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। नरसिंहा नंदन खुद जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के 10-10 गार्ड लेकर के घूम रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि उनको सुरक्षा पूरी तरीके से दे दी गई है प्रशासन द्वारा। और जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रमजान के दौरान भी एडवाइजरी लॉकडाउन को लेकर के जारी कर दी। और सवाल ये है कि आखिरकार रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6-7 बजे तक जो लॉकडाउन रहेगा, तरावी की नमाज लोग अदा नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ सेहरी के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं जो सरकार और प्रशासन का ये लगातार कदम सामने आ रहा है? बंगाल में, असम में चुनाव चल रहा है, भारत में ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, हजारों का मजमा खड़ा है, रैलियां हो रही हैं, आईपीएल चल रहे हैं, उसमें कोरोना किसी को नहीं हो रहा है। नमाज की, अजान की, रमजान की बात आएगी तो कोरोना हो रहा है। फिर वही बात कि जिस चीज की बुनियाद, जिस सरकार की बुनियाद, जिन लोगों की बुनियाद आज से 100 साल पहले जिस विचारधारा पे रखी गई थी, आज वो विचारधारा पूरे तरीके से देश में काबिज हो चुकी है। कानून उनके हाथ में है, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं। आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, पत्रकारिता, पत्रकार बोलेंगे, उन पर हमला होगा, युवा नेता बोलेंगे या छात्र नेता बोलेंगे या जो भी समाज से भी बोलेगा उस पर हमला होगा। सरकार जो चाहती है वो पूरे तरीके से कर लेती है और उनके बचाव में भाजपा के सड़क छाप नेता चिलक के कट्टे बंदूकें लेके आ जाते हैं। आपको किसी भी हालत में बोलने ही नहीं दिया जाएगा, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर देंगे। संवैधानिक अधिकारों का हनन कर देंगे। क्या ये माना जाए कि जो 4 राज्यों के चुनाव जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी बाकी हैं। इससे पहले हमने देखा कि वसीम रिजवी उठ कर के सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। फिर नरसिंहा आनंद के लगातार ये बयान, ये भारतीय जनता पार्टी का क्या प्री प्लान्ड है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल है जिसकी तरह वो ये बयान नहीं दे सकते तो इन लोगों को छोड़ दिया गया है? मुसलमानों के ऊपर जितने हमले करेंगे, जितना आप अभद्र भाषा का उपयोग करेंगे, उतना बीजेपी को फायदा होगा? प्री प्लान, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है भाजपा का कोई पदाधिकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय सचिव या राष्ट्रीय संयोजक या प्रदेश के नेता ही बयान दे। उनके तलवे चाटने वाले लोग उनके पास बहुत हैं जो उन्हीं की कहने पे कोई भी बयान दे रहे हैं। अच्छा, बयान देने में एक दिक्कत है, टेस्टिंग की जाती है कि अगर कोई भी नेता भाजपा का या आरएसएस का या इनकी किसी भी शाखा से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी अगर मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है तो दूसरी कम्युनिटी यानी कि मुसलमान उनके खिलाफ कितना आक्रोश व्यापक कर पाते हैं, ये लोग ये देखने के लिए टेस्टिंग होती है। किसी न किसी नेता को हर हफ्ते, हर महीने ये देखते हुए सुन लेंगे कि मुसलमान आतंकवादी हैं, कि इनके खिलाफ ये कर देना चाहिए। ऐसे ही वसीम रिजवी उन्हीं में से एक हैं जो टेस्टिंग होती है बाकायदा कि देखो ये कितने सक्षम है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, नरसिंहानंद के खिलाफ अगर कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम किस तरीके से उठाएंगे आप लोग? आज भी हम लोग एसएसपी साहब के यहाँ यही बोल करके आए, अगर नरसिंहा नंदन को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन होंगे, भूख हड़ताल होंगी, अनशन पर बैठा जाएगा। जब तक नरसिंहा नंदन को अरेस्ट नहीं करेंगे हम पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे, अनशन लगाएंगे। जब तक नरसिंहा नंदन गिरफ्तार नहीं हो जाएगा
और उसके सहयोग करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं और जितने भी लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोर्ट का रुख करेंगे, अभी प्रशासन से रिक्वेस्ट हो रही है, कोर्ट में डालेंगे। कल से हम कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करने जाना है, 156(3) में मुकदमे दर्ज कराएंगे। गिरफ्तारी की मांग बढ़ेंगी, आंदोलन होंगे, अनशन होंगे, भूख हड़तालें होंगी, तो सरकार सुनेगी। जब जनता का रेला तब आता है तो सरकार को सुननी पड़ती है। मैं एक सवाल और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि नरसिंहानंद ने जो बयान दिया, जो हमारा सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, उसमें चर्चा नहीं थी। अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट पर पोस्ट कर दिया तो उसके ऊपर पूरा गोदी मीडिया बवाल काट रहा है, और नरसिंहानंद का दोबारा बयान आता है कि जी देखिए हमने तो कहा था कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग कट्टरपंथी सोच से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं जो गोदी मीडिया का प्रोपागेंडा मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है? अमानतुल्लाह एक दूसरे समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा का खेल है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जब नरसिंहानंदन मुसलमानों के खिलाफ, उनके पैगंबर के खिलाफ, उनके खलीफाओं के खिलाफ, देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ बोलता है, तो किसी भी सेकुलर पार्टी का मुंह नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही अमानतुल्लाह उसके सर कलम करने की बात करते हैं तो तमाम सेकुलर पार्टी अमानतुल्लाह के खिलाफ बोलने लग जाती हैं। तो इससे ये बात हमारी समझ में साफ साफ आ रही है कि सेकुलर पार्टियां जितनी भी खड़ी हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संघ का समर्थन करती हैं। संघ का समर्थन करती है, इसी वजह से ये सेकुलर पार्टियां खामोश है, क्योंकि 2022 में और अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों का वोट तो सब लेना चाहते हैं, जब मुद्दों पे असल में लड़ने की बात आती है तो तमाम पार्टियां दूर खड़ी हुई नजर आती हैं। दिया है ना अभी धर्मेंद्र यादव की बहन और मुलायम सिंह की भतीजी को भाजपा ने टिकट दिया है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब लोग। सिर्फ आवाम, हर हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर सेकुलर पार्टी को सिर्फ मुसलमान के वोट ही चाहिए और किसी के नहीं चाहिए। मुसलमान के वोट की सियासत होनी है। लेकिन मुसलमान का जब कोई भी मुद्दा आएगा उस पर बोलेंगे नहीं। सीए एनआरसी पे कोई भी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाई कि हम उनके खिलाफ हैं या क्या उनके पक्ष में हैं। वोटिंग के दौरान सदर में वॉकआउट किया गया बाकायदा।